हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। अमेरिका अब एक के बाद एक दुनिया के छोटे बड़े देशों के सामने सरेंडर करता जा रहा है। पहले भारत के सामने टैरिफ विवाद पर अमेरिका को झुकना पड़ा, उसके बाद ग्रीनलैंड मामले पर यूरोप ने अमेरिका को झुका दिया और फिर ईरान ने अमेरिका को चौंकाने वाला सबक सिखाया। अब हालात ऐसे हैं कि खुद अमेरिका नॉर्थ कोरिया से उलझने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। यानी भारत ने जब अमेरिका को चैलेंज करना शुरू किया था, शायद तभी से ही ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के बदलने की शुरुआत हो चुकी थी और यह पूरा खेल भारत में होने वाले ब्रिक्स मीटिंग के ठीक पहले हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भर में खुलेआम युद्ध शुरू करने वाला अमेरिका अब बेहद फूक फूक कर कदम रख रहा है। खासकर ईरान ने अमेरिका को युद्ध में जो सबक सिखाया है, उसे देखकर अब डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया को लेकर बेहद सतर्क हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर उत्तर कोरिया को नाराज करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर उत्तर कोरिया नाराज हुआ तो उसका सबसे बड़ा फायदा चीन को मिलेगा। यानी चाइना इस पूरी कहानी का साइलेंट बेनिफिशियरी बन सकता है। ट्रंप को अच्छे से पता है कि नॉर्थ कोरिया चाइना के लिए सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि ईस्ट एशिया के स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड पर एक ऐसा प्यादा है जो अमेरिका की पूरी कैलकुलेशन बिगाड़ सकता है। यानी वाशिंगटन की एक गलत चाल और किम जोंग का एक अग्रेसिव जवाब बीजिंग के लिए स्ट्रेटेजिक जैकपॉट बन सकता है। अब यह साफ दिख रहा है कि ईरान के बाद अब ट्रंप की नजर नॉर्थ कोरिया को मनाने पर है, क्योंकि अमेरिका को डर है कि अगर किम जोंग नाराज हुआ तो एशिया का पूरा सिक्योरिटी मैप हिल जाएगा। देखिए, नॉर्थ कोरिया कोई अकेला देश नहीं है, उसके पीछे रसिया का स्ट्रेटेजिक सपोर्ट है और चाइना के साथ उसके पुराने रिश्ते भी हैं। इसलिए ट्रंप के लिए किम जोंग को हैंडल करना सिर्फ अमेरिका वर्सेस नॉर्थ कोरिया का मामला नहीं है। ट्रंप के सामने सवाल सिर्फ नॉर्थ कोरिया को रोकने का नहीं है, सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया को रोकते रोकते कहीं चाइना को एशिया का सबसे बड़ा फायदा तो नहीं दे दिया गया। चीन के लिए सबसे बड़ा दुश्मन आज की तारीख में उसके कई पड़ोसी हैं और अमेरिका भी है। और अगर अमेरिका की बात करें तो वह अलग अलग रूप में अलग अलग मिलिट्री बेस की मदद से चाइना के आसपास मौजूद है और चीन अपने दुश्मनों को बिना खुले युद्ध में कूदे ही जीतने के लिए जाना जाता है। और जियोपॉलिटिक्स का खेल भी यही है, अमेरिका दुश्मन को हराने के लिए हथियारों के साथ निकलता है, लेकिन चाइना सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक चाल से पूरे खेल को साइलेंटली जीत सकता है। अब जिस प्रकार अमेरिका ने जब ईरान को अलग थलग कर दिया और चाइना के लिए एक सस्ते तेल का जैकपॉट तैयार हो गया था, इसे देखकर सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक लेसन यही है कि किसी देश को आइसोलेट करने से वह कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर उसके पीछे कोई दूसरा पावरफुल देश आकर खड़ा हो जाए तो आइसोलेशन ही उसकी सबसे बड़ी अलायंस बन सकती है। यानी एक ट्रेंड बन गया है, अमेरिका किसी पर दबाव बनाएगा तो चाइना उसका फायदा उठाएगा। ऐसे में अगर नॉर्थ कोरिया भड़का तो एशिया कांप जाएगा और चाइना की बल्ले बल्ले हो जाएगी। और फिर देखिए, ईरान को तबाह करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने उस पर हमले शुरू किए और फिर पलटवार में ईरान ने अमेरिका और अमेरिका के दोस्त खाड़ी देशों की जो लंका लगाई है, उसे देखकर अमेरिका को समझ आ गया है कि यही खेल कल उत्तर कोरिया का इस्तेमाल करके चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया को तबाह कर सकता है, जो अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ईरान ने अमेरिका को बैटलफील्ड पर जो मैसेज दिया है, उसकी गूंज अब वाशिंगटन से लेकर के सियोल और टोक्यो तक सुनाई दे रही है। यानी एक गलती हुई और ईरान वाली कहानी नॉर्थ कोरिया रिपीट कर सकता है। अगर आप देखें तो ईरान कॉन्फ्लिक्ट की गूंज ऐसी है जैसे एक पत्थर पानी में गिरा हो और उसकी लहरें वाशिंगटन से लेकर ईस्ट एशिया तक पहुंच गई हो। अमेरिका के पास हथियार और मिसाइलों की कोई कमी नहीं है, मिसाइल्स बहुत हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिसाइल नहीं होता। कभी कभी रिमोट कंट्रोल भी डिप्लोमेसी के हाथ में रखना पड़ता है और आज नॉर्थ कोरिया यही डिप्लोमेसी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को सिखा रहा है। यानी अगर अमेरिका ने गलती से भी उत्तर कोरिया को गुस्सा दिलाया तो उत्तर कोरिया सबसे पहले दक्षिण कोरिया और जापान पर मिसाइल हमले शुरू करेगा, ठीक उसी पैटर्न में जैसे ईरान ने खाड़ी देशों पर ड्रोन हमले शुरू किए। और ऊपर से उत्तर कोरिया और रशिया बॉर्डर शेयर करते हैं, दोनों के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट हुई है। ऐसे में उत्तर कोरिया की रक्षा के लिए रूस पूरी ताकत लगा देगा, क्योंकि यूक्रेन में रूस की रक्षा के लिए उत्तर कोरिया ने अपने सैनिक भेजे हैं, मिसाइल्स भेजे हैं। और अगर उत्तर कोरिया में युद्ध भड़कता है
तो इस पूरे खेल में अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान होगा और चीन को सबसे बड़ा फायदा होगा। अगर आप देखें तो चाइना युद्ध से दूर रहता है और सिर्फ अपने फायदे पर फोकस करके आगे बढ़ता है। चाइना को हमेशा डायरेक्ट वार की जरूरत नहीं होती। अगर उसके राइवल्स अपनी मिलिट्री और डिप्लोमेटिक एनर्जी आपस में मैनेज करने में फंस जाएं, तो बीजिंग को अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाता है। और इसी कारण चाइना पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों को अपना प्रॉक्सी बनाकर रखा हुआ है। मान लीजिए नॉर्थ कोरिया अचानक पागल हो गया, फिर एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया जैसी शक्तियों को अगर नुकसान होगा, जो भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो यह नुकसान भारत के लिए भी होगा, क्योंकि चाइना एशिया के अंदर बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगा और उसे काउंटर करने के लिए कोई खुलकर आगे नहीं आ पाएगा। ट्रंप के सामने इस वक्त असली सवाल यही है कि किम जोंग को रोकना है या फिर चाइना को एशिया में और बड़ा होने से रोकना है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को जियोपॉलिटिक्स का एक ऐसा होमवर्क दे दिया है जिसमें एक गलत आंसर की पेनल्टी हजारों मिसाइल से मिल सकती है। भारत के लिए चिंता का पॉइंट यही है, जापान और साउथ कोरिया सिर्फ अमेरिका के अलाइज नहीं है, वे इंडिया के इंडो पैसिफिक पार्टनर्स भी हैं। इसलिए ईस्ट एशिया में इनस्टेबिलिटी बढ़ना, नॉर्थ कोरिया का भड़कना इनडायरेक्टली इंडियाज स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट को भी प्रभावित कर सकता है। भारत के लिए सबसे बड़ा डर नॉर्थ कोरिया नहीं है। भारत की असली चिंता यह होगी कि अगर अमेरिका की अटेंशन यूरोप और ईस्ट एशिया के मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स में बढ़ गई, तो चाइना के लिए इंडो पैसिफिक में ज्यादा स्ट्रेटेजिक ब्रीदिंग स्पेस मिल सकती है। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस वक्त उत्तर कोरिया को नाराज करने का रिस्क नहीं ले रहे। उन्होंने देखा है कि कैसे अमेरिकी पॉलिटिक्स के कारण यूरोप के अंदर नाटो का विस्तार लगातार होता चला गया और रूस की बॉर्डर तक पहुंच गया, और फिर रूस ने यूक्रेन पर जोरदार पलटवार किया जो कई सालों से चल रहा है। तो वाशिंगटन ने यूरोप में रशिया को रोकने की कोशिश की, नाटो का विस्तार किया, लेकिन यूक्रेन वॉर ने एक बात साफ कर दी, मिलिट्री प्रेशर का जवाब कभी कभी और बड़ा मिलिट्री प्रेशर बनकर लौटता है। और यही कारण है कि ट्रंप साउथ कोरिया के साथ मिलकर के नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई बिना मतलब का मिलिट्री प्रेशर क्रिएट करना नहीं चाहते हैं, जिसके कारण किम जोंग भड़क जाए। और फिर देखिए अमेरिका ने ईरान को तबाह करने की कोशिश की और आज अमेरिकी नेवी की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि ट्रंप खुद परेशान नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि ट्रंप शायद नॉर्थ कोरिया के मामले में ब्रेक दबाकर चलना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ने अमेरिका को बैटलफील्ड का लेसन दे दिया है, यूक्रेन ने अलायंस पॉलिटिक्स का लेसन दे दिया है, और अब नॉर्थ कोरिया अमेरिका को ज्योग्राफी का लेसन दे सकता है। क्योंकि इस बार सिर्फ सामने अमेरिका के किम जोंग नहीं होंगे, उनके पीछे रशिया होगा, आसपास में चाइना मौजूद होगा और सामने साउथ कोरिया और जापान होंगे। और इस पूरे चेस बोर्ड को इंडिया भी बहुत करीब से देख रहा होगा। और देखिए जिस तरह से ट्रंप ने अचानक अपने फॉरेन पॉलिसी को तोड़ना मोड़ना शुरू कर दिया है, उसे लेकर कई बड़े देश नाराज बने हुए हैं। ट्रंप के फॉरेन पॉलिसी ने अमेरिका के दुश्मनों से ज्यादा उसके दोस्तों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। साउथ कोरिया के साथ साथ अब दुनिया के वे सारे देश बेहद सतर्क हैं जो डिफेंस के लिए अमेरिका पर निर्भर थे। सऊदी अरब अपना एक अलग ही नाटो जैसा अलायंस बना रहा है, जापान जम करके अपनी डिफेंस स्पेंडिंग पर खर्च कर रहा है, और यूरोप भी अपना एक अलग ही न्यूक्लियर अम्ब्रेला बना रहा है। यानी जिस अमेरिका की मिलिट्री अम्ब्रेला के नीचे दुनिया के कई देश दशकों से खड़े थे, ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज ने उस अम्ब्रेला में ट्रस्ट की कुछ दरारें दिखा दी हैं। अब वही देश बारिश शुरू होने से पहले अपना छाता खरीद रहे हैं। एक तरफ ट्रंप ने अलाइज से कहा अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ, और अलाइज ने कहा कि ठीक है बॉस, लेकिन अब आपकी सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन भी धीरे धीरे कैंसिल करेंगे। एक तरह से अगर आप देखें तो यूरोप और एशिया के अलाइज, अमेरिका के जो अलाइज हैं, अब ऐसे कंट्रीज की तरह बिहेव कर रहे हैं जो एक ही बैंक में अपनी पूरी सेविंग्स रखने के बजाय अलग अलग बैंक में अकाउंट्स खोल रहे हैं। अब वे केवल अमेरिकी सिक्योरिटी पर निर्भर रहना नहीं चाहते, इस मामले में वह आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए असली कहानी डिफेंस स्पेंडिंग की नहीं है, ट्रस्ट की है। जब अलाइज को लगेगा कि उनकी सिक्योरिटी पॉलिसी किसी दूसरे देश के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ बदल सकती है, तो वे नेचुरली अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ाना शुरू करेंगे। और ट्रंप इस वक्त पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने अकेले अमेरिका की मिलिट्री पावर को एक्सपोज किया है, अमेरिकी युद्धपोतों के जिस तरह से
हालत खराब होती जा रही है, एक से बढ़कर एक बैड रिपोर्ट्स आ रहे हैं और अमेरिका ईरान के अंदर किसी भी बड़े मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है। उसके कारण फ्रस्ट्रेशन में आकर अब ट्रंप अपने ही करीबियों को टारगेट भी कर रहे हैं। यानी एक तरफ वह नॉर्थ कोरिया जैसे देश से डर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वह साउथ कोरिया जैसे देशों को प्रॉपर सिक्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर रहे। अब दिक्कत यह है कि जो देश अमेरिका पर अपने डिफेंस के लिए निर्भर थे, अब ट्रंप अचानक उन्हीं से कह रहे हैं कि हमारी मदद करो, ईरान से हमें बचाने आओ, और अगर हमारी मदद नहीं करोगे तो तुम भाड़ में जाओ। और यही कारण है कि दक्षिण कोरिया भी अब चुपचाप समझदार हो रहा है। वह देख रहा है कि उधर रशिया और उत्तर कोरिया ने जिस तरह से सुरक्षा को लेकर के गठबंधन बना लिए हैं, वह उसके लिए खतरा है। और उसके लिए खतरा तब और बढ़ जाता है जब ट्रंप जैसे राष्ट्रपति अमेरिका में होते हैं और दक्षिण कोरिया को अकेला छोड़ने की धमकी देते हैं। ऐसे में दक्षिण कोरिया ने पिछले एक दशक के अंदर अपनी डिफेंस स्पेंडिंग तेजी से बढ़ाई है। दक्षिण कोरिया का डिफेंस बजट बढ़ करके अब $47 बिलियन तक पहुंच गया है, जो ग्लोबल फायर पावर के मामले में भारत के बाद 5वां देश बन गया है। और अब वह जम करके अपने डिफेंस के लिए रोबोट, हथियार और मिसाइल्स बना भी रहा है और खरीद भी रहा है। उसके पास सैनिकों की ज्यादा बड़ी संख्या नहीं है, इसलिए वह पेंशन और सैलरी में अपने पैसे को बर्बाद नहीं करता, खर्च नहीं करता। ऐसे में वह अपने बजट का ज्यादातर पैसा हथियार, रोबोट, डिफेंस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगा रहा है। जबकि अगर भारत जैसे देशों में अगर आप देखें तो हमारे डिफेंस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन में जाता है। हालांकि भारत जैसे देशों के लिए यह जरूरी भी है, लेकिन साउथ कोरिया के मामले में खेल कुछ और है और वह ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने हथियार, टेक्नोलॉजी और AI और रोबोट वगैरह इस सब पे लगा सकता है। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रंप के किस फैसले से एशिया में हड़कंप शुरू हो गया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ कोरिया के साथ होने वाली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज को स्केल बैक करने का आदेश दिया है। वजह यह बताई गई कि साउथ कोरिया ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशंस में मदद करने से इनकार कर दिया था। ट्रंप ने साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ली जाए म्यूंग से मदद मांगी थी और जवाब में साउथ कोरिया ने मना कर दिया था। और जाहिर सी बात है, अमेरिका कहीं कहीं पर कोई भी युद्ध बिना वजह का युद्ध शुरू करता रहता है। ऐसे में कोई भी देश उसके पीछे पीछे कब तक युद्ध में जाते रहेंगे, और खास करके ईरान जैसे देश के खिलाफ जिसके पास स्ट्रेटजिक लोकेशन मौजूद है और वह कई देशों को नुकसान पहुंचा सकता है। और यही कारण है कि साउथ कोरिया मना कर दिया होगा। लेकिन इसके बाद ट्रंप ने कहा कि जब अमेरिका साउथ कोरिया को नॉर्थ कोरिया से बचाने के लिए हजारों सैनिक वहां पर तैनात किए हुए हैं, तो फिर साउथ कोरिया अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशंस में मदद हमारी क्यों नहीं कर रहा है। और इसके साथ ही ट्रंप ने साउथ कोरिया के साथ एक्सरसाइजेज को स्केल बैक करने के पीछे नॉर्थ कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ अपने रिश्ते का हवाला भी दिया है। और ट्रंप ने कहा है कि उन्हें किम जोंग के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं उनके, और साउथ कोरिया के साथ होने वाली जो एक्सरसाइजेज है यह नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कॉस्टली और हॉस्टाइल हो सकती है, हॉस्टाइल है। उन्होंने यह भी कहा कि एक्सरसाइजेज को पूरी तरीके से कैंसिल कर देना में देरी हो चुकी थी और इसलिए इन्हें स्केल बैक करने का आदेश दिया गया है। अब समझते हैं कि ट्रंप के किस फैसले से साउथ कोरिया पर नया दबाव बन रहा है और साथ ही चीन और नॉर्थ कोरिया को इसका कैसे फायदा हो रहा है, क्या आरोप लग रहे हैं। तो देखिए, हर साल होने वाली उल्ची फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज इसी सोमवार से शुरू हुई, लेकिन ट्रंप ने इसे बेहद छोटा करने का आदेश दिया। और इस एक्सरसाइज का मकसद था नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर थ्रेट के खिलाफ अमेरिका और साउथ कोरिया की तैयारी को मजबूत करना। अमेरिकी पूर्व अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि एक्सरसाइज में कटौती से डिटरेंस कमजोर हो सकता है। उनका कहना है कि जापान और ताइवान जैसे अलाइज इस कदम से परेशान हो सकते हैं। चीन और नॉर्थ कोरिया को इससे स्ट्रेटजिक फायदा मिलने की आशंका भी जताई जा रही है। साउथ कोरिया में अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी विकसित करने की मांग भी बढ़ रही है और इसलिए यह फैसला वहां सिक्योरिटी डिबेट को तेज कर सकता है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। और उधर अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप के फैसले की कड़ी आलोचना भी हो रही है। आलोचकों का कहना है कि अमेरिका अपने करीबी एलाइज को पनिशमेंट दे रहा है, जबकि उसके एडवर्सरी को लगातार ट्रंप के नीतियों के कारण फायदा मिल सकता है। पूर्व अधिकारियों ने यह भी कहा कि अगर एलाइज को लगे
कि अमेरिकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला भविष्य में भरोसेमंद नहीं है, तो वे अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी पर ज्यादा निर्भर होने लगेंगे। और इधर ट्रंप अलग ही गीत गा रहे हैं। ट्रंप चाहते हैं कि साउथ कोरिया और यूरोप के जो अलाइज हैं वह डिफेंस पर ज्यादा खर्च करें ताकि अमेरिकी हथियार कंपनियों को ज्यादा पैसे मिले, अमेरिका को सुरक्षा देने में कम खर्च उठाना पड़े। लेकिन ट्रंप के अनप्रेडिक्टेबल फैसलों से अलायंस सॉलिडेरिटी पर असर पड़ने की चिंता भी सामने आ रही है। और ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के करीब 39,000 सैनिक साउथ कोरिया की सुरक्षा में तैनात हैं। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन अपने एलाइज की सिक्योरिटी पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है। और ट्रंप ने साउथ कोरिया के साथ अमेरिकी डिफेंस कमिटमेंट की फाइनेंशियल कॉस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिका आखिर इतना ज्यादा खर्च क्यों करे। उनके बयान से संकेत मिला कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अलायंस को ज्यादा अब ट्रांजैक्शनल नजरिए से देख रही है, यानी सिक्योरिटी पार्टनरशिप के साथ साथ फाइनेंशियल और मिलिट्री कंट्रीब्यूशन की मांग भी जुड़ी हुई है। अब सुनिए कि किम जोंग का नाम सुनते ही अचानक क्यों भड़क गए थे डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अंदर जब एक पत्रकार का सामना किया तो उनका गुस्सा भड़क गया। दरअसल जब CNN की पत्रकार क्रिस्टन होम्स ने नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन के साथ ट्रंप के रिश्ते पर ट्रंप से ही सवाल किया तो ट्रंप ने पत्रकार को बार बार बीच में रोका और फेक न्यूज कहकर हमला भी बोला। और यह पूरा विवाद उस कार्यक्रम के दौरान हुआ जहां ट्रंप ने 16 साल के लाइफ गार्ड राइडर विलियम्स को सम्मानित करने के लिए बुलाया था। राइडर ने कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर तेज लहरों के बीच एक भारतीय मूल के 10 साल के बच्चे की जान बचाई थी। और इसी बीच उनसे पत्रकार ने किम जोंग को लेकर के सवाल पूछ दिया था। और अब सुनिए कि पत्रकार ने ट्रंप से एग्जैक्टली पूछा क्या था कि वह भड़क गए थे। तो ट्रंप ने किम जोंग उन के साथ अपने रिश्ते का बचाव करते हुए कहा कि किम ने हमेशा उनके साथ सम्मान से व्यवहार किया है और दोनों एक दूसरे को बेहद अच्छे से समझते हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके संपर्कों से कोरियाई प्रायद्वीप ज्यादा सुरक्षित हुआ है। लेकिन पत्रकार ने जब यह जानना चाहा कि क्या किम ने अमेरिका और साउथ कोरिया की मिलिट्री एक्सरसाइजेज कम करने की मांग की थी, यह सवाल सुनते ही ट्रंप भड़क गए। उन्होंने पत्रकार को चुप रहने को कहा और पूछा कि वह किस मीडिया संगठन से हैं। जवाब में CNN का नाम आते ही ट्रंप ने फेक न्यूज कह दिया और पत्रकार को फेक रिपोर्टर तक बता दिया। और इसी के साथ ट्रंप ने USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर सामने आई जो फूड शॉर्टेज की रिपोर्ट्स है उसे भी फेक न्यूज बता दिया और कहा कि जहाज की देखभाल अच्छी तरीके से हो रही है, लेकिन उन जहाज़ों पर जो तैनात जो सैनिक हैं और जो अधिकारी हैं उनके परिवार वालों ने दर्दनाक खुलासा किया है। कई सैनिक हैं जो कि लंबे समय से जहाज पर तैनात हैं, तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें मानसिक प्रॉब्लम्स झेलना पड़ रहा है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कई बार वहां से जो नाविक हैं चाहे जो सैनिक है उन्हें जंप करना पड़ रहा है। बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में वे लोग वहां पे जी रहे हैं और इस पे हमने प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई थी जिसे आप सभी ने देखा होगा। तो फिलहाल यही नज़ारा दिख रहा है कि उत्तर कोरिया वाले मोर्चे को ट्रंप खोलना नहीं चाह रहे क्योंकि ऑलरेडी वह पहले से ईरान के कारण परेशान है। अमेरिकी नेवी की हालत बिगड़ी हुई है। ऐसे में अगर उन्होंने एक बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज करके उत्तर कोरिया को भड़का दिया और अगर उधर युद्ध शुरू हो गया तो अमेरिका के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। नमस्कार।